Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed lecture notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Like and subscribe for more. नमस्कार और स्वागत है। आज की बातचीत शुरू करने से पहले हम सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल के सभी मौजूदा मेंबर्स को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। जी, आपका समर्थन ही हमें आपके लिए ऐसा उपयोगी कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। और अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें ताकि हम ये सिलसिला जारी रख सकें। तो आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं एक दिलचस्प पहेली पर बात करने वाले हैं। पहेली? हाँ, कि आज़ादी के 75 साल बाद भी भारत अनाज के पहाड़ों पर बैठकर भी भुखमरी से क्यों जूझ रहा है। ये वाकई एक विरोधाभास है। बिल्कुल। एक तरफ एफसीआई के गोदामों में लाखों टन अनाज भरा है और दूसरी तरफ लाखों लोग कुपोषण का शिकार हैं। आज हम इसी पहेली की परतों को खोलेंगे। और इसके लिए हम आधार बना रहे हैं कक्षा 9 की अर्थशास्त्र की एनसीईआरटी के चौथे अध्याय भारत में खाद्य सुरक्षा को। जी। और मैं ये बता दूं कि ये सिर्फ एक अकादमिक चर्चा नहीं होने वाली है। यूपीएससी के लिए ये विषय बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। ये पहेली सिर्फ एक सामाजिक मुद्दा नहीं बल्कि एक प्रशासनिक और नीतिगत चुनौती है। परीक्षा में भी वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप इस विरोधाभास की जड़ को समझते हैं। मतलब क्या एक भावी प्रशासक के तौर पर इसके समाधान सोच सकते हैं। एग्जैक्टली। तो आज हम इसी नजरिए से इस चैप्टर को डिकोड करेंगे। ठीक है, तो इस मामले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले जब हम कहते हैं खाद्य सुरक्षा या फूड सिक्योरिटी, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? क्योंकि आमतौर पर लोग सोचते हैं कि बस 2 वक्त की रोटी मिल जाए। हाँ, बिल्कुल। यहीं पर पहली परत खुलती है। खाद्य सुरक्षा सिर्फ पेट भरने का नाम नहीं है, इसके 3 बहुत मजबूत स्तंभ है। 3 स्तंभ? जी। पहला है उपलब्धता, माने अवेलेबिलिटी। देश में अनाज है भी या नहीं। इसमें हम देश का कुल उत्पादन, आयात और एफसीआई के गोदामों में रखा पुराना स्टॉक सब जोड़ते हैं। ठीक है, मतलब देश के लेवल पे अनाज की मौजूदगी। और दूसरा स्तंभ है पहुंच, यानी एक्सेसिबिलिटी। मतलब अनाज गोदामों में तो है, पर क्या वो देश के हर कोने में हर इंसान तक पहुंच पा रहा है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी स्तंभ है सामर्थ्य, यानी अफोर्डेबिलिटी। लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसे हैं या नहीं। सही बात है। अगर बाजार में अनाज भरा पड़ा हो लेकिन एक गरीब मजदूर उसे खरीद ही ना पाए, तो उसके लिए उपलब्धता और पहुंच दोनों बेमानी है। जब ये तीनों स्तंभ मिलते हैं तभी खाद्य सुरक्षा पूरी होती है। ये तो बिल्कुल सही बात है, और शायद इसीलिए प्राकृतिक आपदाओं के समय ये पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। किसी भी आपदा जैसे बाढ़ या सूखे के समय सबसे पहले उत्पादन गिरता है, मतलब उपलब्धता कम हो जाती है। और फिर कीमतें बढ़ जाती हैं। हाँ, मांग उतनी ही रहती है तो कीमतें आसमान छूने लगती हैं, यानी सामर्थ्य खत्म हो जाता है। और अगर सप्लाई चेन टूट जाए तो पहुंच भी खत्म। ये एक खतरनाक चक्र है। जैसे 1943 का बंगाल का अकाल। बिल्कुल, वो इसका सबसे भयानक उदाहरण है। उस समय ऐसा नहीं था कि अनाज बिल्कुल खत्म हो गया था, लेकिन कीमतें इतनी बढ़ गईं कि लाखों लोग उसे खरीद नहीं पाए और भूखमरी से मर गए। मतलब ये एक मैन मेड डिजास्टर था। काफी हद तक वो अकाल हमारे नीति निर्माताओं के लिए एक सबक था कि बाजार के भरोसे खाद्य सुरक्षा नहीं छोड़ी जा सकती। तो ये तो साफ है कि कुछ लोग इस चक्र में ज्यादा आसानी से फंस जाते हैं। एनसीईआरटी भी बताती है कि ग्रामीण इलाकों में भूमिहीन मजदूर या पारंपरिक कारीगर और शहरों में दिहाड़ी मजदूर, हाँ, ये लोग सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। लेकिन जब मैं ये पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि ये तो आर्थिक वर्गीकरण है। क्या इसमें कोई सामाजिक एंगल भी है? बिल्कुल है, और वो बहुत गहरा है। आंकड़े बताते हैं कि खाद्य असुरक्षा की जड़ें हमारी सामाजिक संरचना में है। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ओबीसी के कुछ वर्गों में ये समस्या कहीं ज्यादा गंभीर है। अच्छा। किताब का एक आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। अनुसूचित जनजातियों में 100 में से 43 लोग अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाते। 100 में से 43? जी। ये दिखाता है कि ये सिर्फ आर्थिक गरीबी का मामला नहीं बल्कि ऐतिहासिक रूप से चली आ रही वंचना का भी नतीजा है। और इसी से जुड़ा हुआ एक कॉन्सेप्ट है भुखमरी के प्रकार का, दीर्घकालिक और मौसमी। हाँ, क्रॉनिक और सीजनल हंगर। आपने मौसमी भुखमरी की बात की, जो कृषि चक्र से जुड़ी है, कि फसल की बुआई और कटाई के बीच मजदूरों के पास काम नहीं होता। जी। लेकिन अब जब मनरेगा जैसी योजनाएं हैं जो ऑफ सीजन में 100 दिन के काम की गारंटी देती हैं,
तो क्या मौसमी भुखमरी की तीव्रता में कोई कमी आई है या जमीनी हकीकत कुछ और है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। निश्चित रूप से मनरेगा जैसी योजनाओं ने एक सेफ्टी नेट तो दिया है। मौसमी भुखमरी की धार कुछ हद तक कुंद हुई है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि मनरेगा का कार्यान्वयन हर राज्य में एक जैसा नहीं है। मतलब कहीं मजदूरी मिलने में देरी होती है या कहीं पर्याप्त काम ही नहीं मिलता। इसलिए मौसमी भुखमरी आज भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, खासकर उन इलाकों में जहां प्रशासन कमजोर है। और दीर्घकालिक भुखमरी, वो तो लगातार कम आय और गरीबी का सीधा नतीजा है, जहां परिवार कभी भी पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीद ही नहीं पाता। जब समस्या इतनी बड़ी और गहरी हो तो जाहिर है कि सरकार को बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप करना होगा। बिल्कुल। और यहीं पर भारत की खाद्य सुरक्षा प्रणाली की दो बड़ी तोपें सामने आती हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस। जी, पहला है बफर स्टॉक। ये सरकार का एक तरह से सुरक्षा कवच है। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर गेहूं और चावल खरीदकर एक बहुत बड़ा भंडार बनाती है। और एमएसपी एक तरह से किसानों के लिए बीमा है। हाँ, कह सकते हैं। सरकार फसल बोने से पहले ही एक कीमत घोषित कर देती है, जिससे किसानों को ये भरोसा रहता है कि बाजार में दाम कितने भी गिरें, सरकार उनकी फसल को एक तय कीमत पर खरीदेगी। लेकिन कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि एमएसपी ही हमारी कृषि की कई समस्याओं की जड़ है। ये बाजार को बिगाड़ता है और किसानों को सिर्फ गेहूं चावल उगाने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि वहीं सरकारी खरीद की गारंटी है। क्या ये गोल्डन हैंडकफ यानी सुनहरी हथकड़ी जैसा नहीं है? आपने एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी है। ये सच है कि एमएसपी की वजह से खासकर पंजाब और हरियाणा के किसान दूसरी फसलों जैसे दालों और मोटे अनाज को छोड़कर सिर्फ गेहूं और चावल उगाने लगे, जिससे न सिर्फ फसलों की विविधता खत्म हुई, बिल्कुल, बल्कि इन दोनों राज्यों में भूजल का स्तर खतरनाक रूप से नीचे चला गया। तो एक तरफ खाद्य सुरक्षा मिली, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा पर्यावरणीय संकट पैदा हो गया। ये एक क्लासिक पॉलिसी डिलेमा है। और यहीं पर यूपीएससी का नजरिया सामने आता है। वो सिर्फ ये नहीं जानना चाहते कि बफर स्टॉक क्या है। बिल्कुल नहीं, वो इसके प्रभाव को समझना चाहते हैं। देखिए, 2013 के प्रीलिम्स में एक सवाल आया था कि अनाज के अनुचित भंडारण और रखरखाव से कौन सा टॉक्सिन पैदा होता है। अच्छा। जवाब था एफ्लाटॉक्सिन। अब ये एफ्लाटॉक्सिन वाला सवाल सिर्फ एक फैक्ट नहीं है। नहीं, ये यूपीएससी का तरीका है ये पूछने का कि क्या आप एक प्रशासक के तौर पर खाद्य सुरक्षा की जमीनी हकीकत को समझते हैं? एग्जैक्टली। ये सिर्फ अनाज स्टोर करना नहीं है, ये विज्ञान, लॉजिस्टिक्स और सार्वजनिक स्वास्थ्य का एक जटिल गठजोड़ है। ये सवाल दिखाता है कि यूपीएससी आपसे किताबी ज्ञान से आगे बढ़कर सोचने की उम्मीद करता है। बहुत दिलचस्प। अब आते हैं दूसरी तोप पर, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस। ये वही राशन की दुकानें हैं जो हम सबने देखी हैं। जी, ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य वितरण नेटवर्क है। देश भर में लगभग 5.5 लाख राशन की दुकानें हैं। 5.5 लाख? हाँ, एफसीआई के गोदामों से अनाज इन्हीं दुकानों पर आता है और फिर गरीबों में बहुत ही रियायती दरों पर बांटा जाता है। लेकिन पीडीएस का स्वरूप हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका विकास हुआ है। हाँ, पहले ये सबके लिए थी, फिर इसे लक्षित बनाया गया। ये बदलाव क्यों हुआ? 1992 तक ये एक सार्वभौमिक प्रणाली थी, मतलब अमीर गरीब सब इसका लाभ ले सकते थे। ओके। लेकिन 1990 के दशक में आर्थिक सुधारों के दौर में सरकार पर अपना राजकोषीय घाटा कम करने का दबाव था। तब ये तर्क दिया गया कि सार्वभौमिक प्रणाली का बोझ खजाने पर बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और इसका फायदा वो लोग भी उठा रहे थे जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। इसीलिए 1997 में लक्षित पीडीएस यानी टीपीडीएस लाई गई, जिसमें बीपीएल और एपीएल की श्रेणियां बनाई गई। लेकिन इस बदलाव की आलोचना भी तो बहुत हुई थी। बहुत ज्यादा। इसकी सबसे बड़ी आलोचना ये हुई कि बीपीएल और एपीएल की लिस्ट बनाने में बहुत गड़बड़ियां हुई। कई अमीर लोग बीपीएल लिस्ट में आ गए। हाँ। और लाखों जरूरतमंद लोग सिस्टम से बाहर हो गए। अंत्योदय अन्न योजना आई, जो गरीबों में भी सबसे गरीब पर केंद्रित थी। और फिर 2013 में आया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA, जिसने खाद्य सुरक्षा को एक कानूनी अधिकार बना दिया। जी, अब सरकार की ये कानूनी जिम्मेदारी है कि वो लगभग 2/3 आबादी को बहुत सस्ते दाम पर अनाज मुहैया कराए। ये सिस्टम कागज पर तो बहुत मजबूत लगता है। बफर स्टॉक, एमएसपी, दुनिया का सबसे बड़ा पीडीएस नेटवर्क। फिर भी वो पहली जस की तस है, अनाज के पहाड़ और भूखमरी। एक आम नागरिक के तौर पर यह समझना मुश्किल है कि एक तरफ एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ रहा है और दूसरी तरफ लोग भूखे हैं।
ये विरोधाभास क्यों है? क्योंकि इस विशाल सिस्टम में दरारें भी बहुत बड़ी हैं। पहली और सबसे बड़ी समस्या है लीकेज और भ्रष्टाचार। लीकेज? हाँ, इसे घोस्ट बेनिफिशियरीज की समस्या कहते हैं। कागज पर तो हजारों लोग अनाज ले रहे हैं, लेकिन असल में वो लोग या तो हैं ही नहीं या मर चुके हैं, और उनका राशन डीलर खुले बाजार में ऊंचे दाम पर बेच रहा है। अच्छा। आधार से इसे रोकने की कोशिश की गई है और कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन ये चुनौती अभी भी है। और आर्थिक बोझ का क्या? वो दूसरी बड़ी चुनौती है। FCI किसानों से MSP पर महंगा अनाज खरीदती है, फिर उसके भंडारण और ढुलाई पर भारी खर्च करती है, और फिर PDS में उसे 2-3 रुपए किलो पर बेचती है। तो बीच का सारा खर्च सरकार सब्सिडी के रूप में उठाती है। जी, जो हजारों करोड़ में है। इसे इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स कहते हैं। FCI के पास जरूरत से ज्यादा बफर स्टॉक जमा हो गया है, जिसका रखरखाव भी एक बहुत बड़ा बोझ है। मेंस में PDS की इन्हीं अक्षमताओं पर बार बार सवाल आते हैं। तो अगर PDS में इतनी समस्याएं हैं, तो क्या इसका कोई विकल्प है? किताब में सहकारी समितियों की भूमिका का जिक्र आता है। जी, और ये एक बहुत ही सकारात्मक और उम्मीद जगाने वाला पहलू है। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में सहकारी समितियों ने खाद्य सुरक्षा में शानदार काम किया है। जैसे गुजरात में अमूल। बिल्कुल, अमूल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसने दूध और डेयरी उत्पादों के माध्यम से एक पूरी सहकारी क्रांति ला दी, जिसे हम श्वेत क्रांति के नाम से जानते हैं। ये उदाहरण बहुत अच्छे हैं, लेकिन क्या ये सहकारी मॉडल पूरे देश में PDS की जगह ले सकते हैं? मतलब क्या बिहार या उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में इन्हें दोहराना उतना ही आसान है जितना गुजरात में था, जहां एक अलग तरह का सामाजिक ताना बाना और राजनीतिक इच्छा शक्ति थी? ये एक बहुत ही वैध सवाल है। अमूल जैसे मॉडल की सफलता के पीछे कई स्थानीय सामाजिक आर्थिक कारक थे। इन्हें हर जगह हूबहू कॉपी पेस्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर? लेकिन इनसे प्रेरणा जरूर ली जा सकती है। एक और बेहतरीन उदाहरण है महाराष्ट्र का अकेडमी ऑफ डेवलपमेंट साइंस। अच्छा। इस NGO ने आदिवासी क्षेत्रों में ग्रेन बैंक्स यानी अनाज बैंक स्थापित किए हैं। ये स्थानीय समुदाय द्वारा चलाए जाते हैं, जहां लोग फसल के बाद अनाज जमा करते हैं और जरूरत के समय उधार लेते हैं। मतलब ये एक विकेंद्रीकृत मॉडल है? हाँ, एक सफल विकेंद्रीकृत और समुदाय आधारित मॉडल। तो शायद जवाब एक बड़े राष्ट्रीय मॉडल में नहीं, बल्कि ऐसे हजारों स्थानीय मॉडलों में छिपा है। तो आज की इस पूरी बातचीत का सार यही निकलता है कि भारत की खाद्य सुरक्षा एक जटिल कहानी है। एक तरफ हमारे पास PDS और बफर स्टॉक जैसी एक मजबूत राष्ट्रव्यापी प्रणाली है, जिसने अकाल को इतिहास बना दिया, लेकिन दूसरी तरफ यही प्रणाली अक्षमताओं, भ्रष्टाचार और अनपेक्षित पर्यावरणीय परिणामों से जूझ रही है। बिल्कुल। और अब हमें अगले कदम के बारे में सोचना होगा। हमारा लक्ष्य अब सिर्फ खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। जी, PDS के जरिए हम लोगों का पेट तो भर रहे हैं, उन्हें कैलोरी तो दे रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें जरूरी पोषक तत्व जैसे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं? सही बात है। चावल और गेहूं से आगे बढ़कर दालों, मोटे अनाज, सब्जियों और फलों को इस प्रणाली में कैसे शामिल किया जाए, यही नीति निर्माण की अगली बड़ी चुनौती है। चलिए श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि MSP की वजह से पंजाब और हरियाणा में पानी की अत्यधिक खपत वाली फसलों जैसे गेहूं और चावल का उत्पादन बहुत बढ़ा, जी, जिससे वहां के पर्यावरण, खासकर भूजल को गंभीर नुकसान हुआ। जी। तो जलवायु परिवर्तन के इस दौर में जहां सूखा और बाढ़ आम हो रहे हैं, क्या हमारी खाद्य सुरक्षा प्रणाली का देश के कुछ ही क्षेत्रों की इन दो फसलों पर इतना ज्यादा निर्भर रहना टिकाऊ है? बहुत जरूरी सवाल। हाँ, भारत के लिए एक ज्यादा लचीली और भौगोलिक रूप से विविध खाद्य सुरक्षा संरचना बनाने के लिए किन नीतिगत बदलावों की आवश्यकता हो सकती है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहरी छानबीन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसा कंटेंट लाते रहें, तो सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके हमें सहयोग दें। सभी मेंबर्स का एक बार फिर बहुत-बहुत धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.